आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ एक आम हादसे के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये द क्रूसिबल ऑफ द एंडीज यानी एंडीज पहाड़ों में गिरने वाली फ्लाइट 571 का वाकया है। हम यहाँ इंसानी बका और हमारे जहन की साइकोलॉजिकल लचक को टेस्ट करने वाली सबसे तारीख और हैरत अंगेज मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिर हमारा दिमाग ऐसी हुदूद को कैसे पार करता है जिनका आम हालात में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, इंसानी दिमाग को आखिर किस हद तक पुश किया जा सकता है, खास तौर पर तब जब उसे ऐसे नाकाबिले तसव्वुर फैसलों और यकीनी मौत के दरमियान किसी एक रास्ते को चुनना पड़े। हमारी आज की इस पूरी डिस्कशन का मरकज यही है। हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब जिंदा बचने का कोई रास्ता बाकी ना रहे तो हमारा जहनी दिफा का निजाम यानी हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आखिरी हद तक कैसे चला जाता है। 72 दिन, जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो लंबा और इंतहाई तकलीफदेह वक्त है जो इन मुसाफिरों ने उन नामुमकिन हालात में गुजारा। किसी आम इंसान के लिए बिना खाने पीने के जमा देने वाली बर्फ में चंद घंटे गुजारने का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है, राइट? लेकिन यहाँ हम पूरे 72 दिन के मुसलसल जहनी और जिस्मानी आजाब की बात कर रहे हैं। हिस्सा 1, शॉक इन द एंडीज। एक बिल्कुल गैर मुतवक्का हकीकत। यहाँ पर दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ उरुग्वे के साहिली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जवान रग्बी खिलाड़ी थे। इनमें से अक्सर ने तो अपनी जिंदगी में कभी बर्फ देखी तक नहीं थी। और दूसरी तरफ एंडीज पहाड़ों का वो बेरहम और बिल्कुल अनजान माहौल। जहनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा अचानक झटका था जहां उनकी गुजरी हुई जिंदगी का कोई भी आम तजुर्बा इस खौफनाक नई हकीकत के सामने बिल्कुल बेकार था। -30 डिग्री सेल्सियस, इस दर्जा हरारत में इंसानी जिस्म के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। यह एक फौरी और इतना शदीद माहौलियाती झटका था जिसने उनसे हर किस्म का सुकून, हर वार्मथ एक ही झटके में छीन ली। ज़हनी तौर पर यह एक ऐसी हालत थी जहां दिमाग प्रोसेसिंग ही नहीं कर पा रहा था कि इस अचानक आने वाली जिस्मानी आफत का सामना आखिर किया कैसे जाए। अब इन शुरुआती दिनों में उनकी जहनी हालत मुकम्मल तौर पर बाहरी मदद की उम्मीद पर टिकी हुई थी। उनका रवैया बिल्कुल पैसिव था, यानी उन्हें बस इंतजार था। टूटे हुए जहाज के हिस्से में बैठकर बर्फ में शेल्टर लेना, किसी के पास बची हुई थोड़ी सी लिपस्टिक से जहाज के ऊपर SOS लिखने की नाकाम कोशिश करना, या बर्फ पर सूटकेसेस को जोड़कर एक बड़ा सा क्रॉस बनाना, ये सब चीजें इस बात का वाज़े सबूत हैं कि उनका दिमाग इस उम्मीद को पकड़े हुए था कि कोई ना कोई उन्हें यहां से बचाने जरूर आएगा। हिस्सा 2, द डेप्थ ऑफ होप। जब तलाश का इख्तिताम हुआ, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और दिन हफ्तों में बदल रहे थे। 12 अक्टूबर को वो फेटल क्रैश होता है। 14 अक्टूबर तक उनकी SOS की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर आखिरकार 21 अक्टूबर को उन्हें एक टूटे हुए मेकशिफ्ट रेडियो पर यह खबर मिलती है कि उनकी तलाश का ऑपरेशन ऑफिशियली रोक दिया गया है। जहनी सदमा उस वक्त अपनी एब्सोल्यूट इंतहा पर होता है जब इंसान को यह पता चले कि बाहर की दुनिया ने उसे मुर्दा तस्लीम कर लिया है। उम्मीद का इस तरह टूट जाना उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। और उम्मीद टूटने के साथ ही उनका सामना एक और भयानक हकीकत से हुआ। जरा सोचिए, 28 जिंदा बचे लोगों के लिए खुराक का ये कितना छोटा सा जखीरा था। सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, मसल्स का एक टिन, जैम के 3 छोटे जार, थोड़े से बादाम और मूंगफलियां और कुछ कैंडीज और वाइन, बस यही था। भूख और फाका कशी का ये अजाब इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अब उनके दिमागी तवाजुन पर इसका डायरेक्ट असर पड़ना शुरू हो गया था। इन हालात में उन्होंने एक्सट्रीम रैशनिंग की कोशिश की और सबसे हैरान अंगेज बात इस कोशिश में यह सामने आती है कि एक चॉकलेट वाले मूंगफली को पूरे 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके खाना, ये वाकई जहनी जब्त की एक अजीब और सच कहूं तो रुला देने वाली मिसाल है। यह हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग किस तरह किसी नामुमकिन सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की आखिरी और डेस्परेट कोशिश करता है, इससे पहले कि वो बिल्कुल हार मान ले। हिस्सा 3, ब्रेकिंग द अल्टीमेट टबू यानी बका की इंतहा। इस आखिरी हद को पार करने से पहले उन्होंने जिंदा रहने का हर दूसरा मुमकिन रास्ता आजमाया। जहाज की सीटों के अंदर भरी हुई रुई खाना, चमड़ा चबाना। ये कोशिशें बताती हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी को आखिरी हद तक पुश कर दिया था, जिससे सिर्फ उनकी बीमारी में इजाफा हुआ। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि इंसान किसी अखलाकी या मॉरल बाउंड्री को क्रॉस करने से पहले किस तरह खुद को इंतहाई सजा देने पर आमादा हो जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए खाना ही था और इस जहाज में सिर्फ मरे हुए लोगों के जिस्म ही ऐसी वाहिद चीज थी जो खाए जा सकते थे। ये अल्फाज एक ऐसी संगीनी और मजबूरी को बयान करते हैं जो शायद आम अल्फाज में बयान ही नहीं की जा सकती। ये अब सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत नहीं रह गई थी,
बल्कि जिंदा रहने की एक ऐसी आखिरी ख्वाहिश थी जिसने एक बुनियादी इंसानी उसूल, एक अल्टीमेट टैबू को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। और इस सब के दरमियान जरा उस जहनी अजियत का अंदाजा लगाइए। जिन डेड बॉडीज को वो खा रहे थे वो कोई अजनबी लोग नहीं थे, वो उनके अपने थे, उनके दोस्त, उनके हमजमात और खानदान के अफराद थे। इस इंतहाई दर्दनाक हकीकत को कबूल करने के लिए उन्हें जिस किस्म की जहनी तब्दीली और साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन से गुजरना पड़ा होगा, वो इंसानी नफ्सियात का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डार्क पहलू है। ये अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, ये अपने ही जहन के अंदर चलने वाले अजाब से रोजाना लड़ने के बराबर था। हिस्सा 4, टेकिंग बैक एजेंसी। अब शुरू होती है एक नई शुरुआत। एक रात अचानक आने वाला बर्फ का तूफान या एवलांच जिसने उनके बचे हुए जहाज के हिस्से को दफन कर दिया, जिसमें 8 मजीद जानलेवा मौतें हुईं। ये सिर्फ एक जिस्मानी आफत नहीं थी, नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसी गहरी चोट थी जिसने उनकी अंदर की बची उची पैसिविटी या उम्मीद लगाए बैठने की आदत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इस तूफान ने उन्हें वाज़े तौर पर एहसास दिला दिया कि यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है और अब किसी का भी इंतज़ार करना बिल्कुल बेमकसद है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका एक आखिरी तजुर्बा भी उन्हें कैसे मुकम्मल मायूसी की तरफ ले जाता है। जहाज की तेल ढूंढने पर उन्हें एक बैटरी तो मिल जाती है, लेकिन जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वी AC का था और वो बैटरी 24 वी DC की थी। ये वाज़े तकनीकी फ़र्क इस बात की निशानदही कर रहा था कि उन्हें बचाने वाला या उनकी सिग्नल भेजने की कोशिश वाला हर बाहरी सहारा नाकाम हो चुका था। अब यहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता एक भयानक और खौफनाक जिस्मानी सफ़र ही था। हिस्सा 5, द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। यहाँ से उनका आखिरी सफर शुरू होता है। यहाँ इनके डेस्परेशन और इनके माइंड की क्रिएटिविटी दोनों को देखिए। उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड सर्वाइवल गियर बनाया, एयरक्राफ्ट के इंसुलेशन मटेरियल को मिलाकर एक स्लीपिंग बैग सीना, 3 जीन्स और 3 स्वेटर्स को एक साथ पहनना और पैरों पर 4 सॉक्स की लेयर्स को प्लास्टिक बैग से कवर करना। ये उनकी बेबसी जरूर दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके आखिरी सांस तक लड़ने के जज्बे और उनकी जहनी पुख्तगी की भी गवाही देता है। आखिरकार उनमें से 3 लोग इस हलाकत खेज सफर पर निकलने की तैयारी करते हैं। जहनी अजियत के उस मुकाम का तसव्वुर करें जब 3 दिन की मुसलसल और बिल्कुल थका देने वाली चढ़ाई के बाद वो इस उम्मीद से चोटी पर पहुंचे कि आगे हरी भरी वादियां होंगी, मगर सामने क्या था? सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री पर फैली हुई बर्फपोश चोटियों का एक बेइंतहा सिलसिला, एक एंडलेस होराइजन। ये जहनी तौर पर इंसान को पूरी तरह तोड़ देने वाला लम्हा था। इस मुकाम पर हिम्मत ना हारना और आगे बढ़ने के लिए जिस किस्म की जहनी ताकत या मेंटल फोर्टिट्यूड की जरूरत थी, हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 61 किलोमीटर, 10 दिन का मुसलसल सफर, और वो भी बिना किसी प्रॉपर माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के, उन जानलेवा और दुश्वार गुजर पहाड़ों के दरमियान। ये डिस्टेंस किसी आम फिट इंसान के लिए भी दुश्वार है, मगर उन हुदूद को पार करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी इरादे और उनकी एब्सोल्यूट जहनी ताकत की जीत थी। और जब आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला गया और बचाया गया तो रोबर्टो कैनेसा का वजन सिर्फ 44 किलो रह गया था। उन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत की आखिरी बूंद तक खुद को निचोड़ लिया था, लेकिन उन्होंने बका की एक ऐसी लकीर पार की जहां जिस्म नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग उन्हें आगे बढ़ा रहा था। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। हमारे इंसानी दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी नाकाबिले यकीन पोशीदा ताकतें और जहनी लचक मौजूद होती है जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सामने आती है जब जिंदा रहने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे। ये एक ऐसी हैरत अंगीज रियलिटी है जो हमारी इंसानियत की असल हुदूद पर हमेशा के लिए एक नया नजरिया दे जाती है।